कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे? रिएक्शन विद एयर। तो उसमें हमने बताया था कि मेटल जब एयर से रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनाती है, परऑक्साइड बनाती है और सुपर ऑक्साइड बनाती है। तो वो कौन सी मेटल क्या बनाती है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, और क्यों बनाती है वो भी डिस्कस कर लिया था। तो ऑक्साइड की प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन में आपको एज सच रिएक्शंस लर्न करनी है, ठीक है, जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शंस करनी है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें लिथियम का ऑक्साइड बनाना है, हमने ये पढ़ा था कि लिथियम का जो ऑक्साइड है वो सारी एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम का परऑक्साइड स्टेबल होता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सुपर ऑक्साइड स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो लिथियम का ऑक्साइड है वो हम कैसे बना सकते हैं? लिथियम का परऑक्साइड लिया, उसको हायर टेम्परेचर पे 450 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज किया और हमें मिलेगा ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा। ऐसे ही हम सोडियम का ऑक्साइड बना सकते हैं। उसके परऑक्साइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट करा के हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ऑल्सो उसके हाइड्रोक्साइड को जब हम सोडियम मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका ऑक्साइड प्लस हाफ H2, ठीक है। ऑल्सो सोडियम नाइट्राइट NaNO2 से भी हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4Na है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ठीक है, तो इससे हमने क्या बना लिया? सोडियम का। इन 3 मेथड से क्या बन रहा है? सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, परऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से और उसके नाइट्राइट से, ठीक है। ऑल्सो हम बाकी मेटल्स का ऑक्साइड भी बना सकते हैं इस मेथड से, बस वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और फर्दर सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट परऑक्साइड। लिथियम का परऑक्साइड बनाने के लिए हम उसका हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसको हम रिएक्ट कराते हैं H2O2 से, तो हमें मिलता है, इसको बोलते हैं हाइपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर इस हाइपर ऑक्साइड के 2 मोल्स लेते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमें मिलता है परऑक्साइड ठीक है। ये रिएक्शंस आपको एज इट इज़ लर्न ही करनी पड़ेंगी। ये तो हमने लिथियम का परऑक्साइड बना लिया। जब हमें सोडियम का परऑक्साइड बनाना होगा तो वो हम कैसे बना सकते हैं? बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर की लिमिटेड सप्लाई से हम क्या बना सकते हैं? सोडियम का परऑक्साइड बना सकते हैं। पहले जब फर्स्ट स्टेप में सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। फिर दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? परऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कराएंगे क्योंकि हमें सुपर ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ परऑक्साइड चाहिए। तो हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में सोडियम का क्या बना लिया? परऑक्साइड बना लिया, ठीक है। लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनका हम इस मेथड से परऑक्साइड नहीं बना सकते, ठीक है। वो फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या रिएक्ट कर जाते हैं और सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका परऑक्साइड हम इस मेथड से, इन मेथड से नहीं बना सकते। इनका परऑक्साइड हम एक आगे मेथड भी करेंगे, ठीक है। मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन, मेटल को हम लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में लेंगे और फिर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मेटल का
पेरोक्साइड, इन मेटल का पेरोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है, देखो जब मेटल को हम लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो मेटल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन ना, इसमें लिक्विड अमोनिया की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, तो किस तरह से करेगा, जैसे हमने मान लो ऑक्सीजन लिया, ठीक है, यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिया, ये आगे देखेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कैसे आया। अभी के लिए ये इतना ही समझ लो कि जब हम मेटल को लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, वो फ्री होता है, उसको वो रिडक्शन करने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, O2 नेगेटिव बनेगा, रिडक्शन होगी। O2 नेगेटिव क्या है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पेरोक्साइड चाहिए, तो हम इसका फर्दर से रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या बनेगा, O2 2 नेगेटिव। यहीं तक चाहिए, हमें फर्दर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं तक इसका करवाएंगे, यहाँ पे पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इन मेटल का पेरोक्साइड हम कैसे बनाते हैं, बाय मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। इन मेथड से नहीं बनाते, कैसे बनाते हैं, बाय रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, इनकी क्वांटिटी होती है फिक्स। ठीक है, कि इतने मतलब इतना सॉल्यूशन लिया तो उससे इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे लिमिटेड रिडक्शन होता है। ठीक है, आगे फर्दर नहीं जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिडक्शन ऑफ मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन मेटल्स का क्वांटिटेटिव रिडक्शन करते हैं, क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि कितनी मेटल लेनी है, कितना अमोनिया लेना है। ठीक है, रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड। अगेन अगर तुमने सुपर ऑक्साइड बनाना है तो जैसे सोडियम मेटल है, उसको तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें सुपर ऑक्साइड मिल जाएगा, NaO2। ठीक है, या फिर सोडियम मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे एट हायर टेम्परेचर लाइक 450 डिग्री सेल्सियस और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भी तुम्हें सुपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, और जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, इनकी भी हम रिडक्शन करा सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं इनको और हमें सुपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ऑक्साइड होता है, पेरोक्साइड होता है और सुपर ऑक्साइड होता है, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन करा के वाटर के साथ। जब ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई ना। ये तो हमारे पास ऑक्साइड है, एक बार इसकी जनरल रिएक्शन देख लो। जब ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें M पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलता है। ठीक है, अब जब पेरोक्साइड यानी M2O2 वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें M पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H2O2 मिलता है। ठीक है, और जब सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमें क्या मिलता है, M पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H2O2 प्लस O2। ठीक है, तो ये इनकी डिफ्रेंशिएट करने वाली रिएक्शन है।
कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल का ऑक्साइड बना है या मेटल का परऑक्साइड बना है या मेटल का सुपर ऑक्साइड बना है। ठीक है, ऑक्साइड क्या होता है? M2O। ठीक है, M2O है, M2O2 है या फिर MO2 है। ठीक है, तो उनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग ऑक्साइड्स बने हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। M2O 2M पॉजिटिव 2OH नेगेटिव 2 वाटर, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी था, रिएक्शन विद एयर। ठीक है, तो उसमें हमने ऑक्साइड पढ़ा है, परऑक्साइड पढ़ा और सुपर ऑक्साइड पढ़ा है। नंबर 2 रिएक्शन है इसका एक्शन विद हाइड्रोजन। अब जब मेटल है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? हाइड्राइड ही बनेगा। ठीक है, अब जब हाइड्राइड बन रहा है प्रोडक्ट में तो क्या हो रहा है? मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप एल्कली मेटल में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ना, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया क्यों इंक्रीज होगी? डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। और मोस्टली ऐसा ही होगा क्योंकि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल को इलेक्ट्रॉन तो लूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आती है इस हाइड्राइड के आयनिक कैरेक्टर की बात। आयनिक कैरेक्टर के बारे में क्या बताएंगे? ट्रेंड क्या रहेगा अलोंग द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर का? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डाउन द ग्रुप इस हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटल चेंज हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ये तो सही है, लेकिन क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकती है। मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकती है तो मेटल किस में कन्वर्ट हो सकती है? इजीली M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो सकता है? H नेगेटिव में। वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो सकता है? H नेगेटिव में। ठीक है, तो M पॉजिटिव H नेगेटिव जितना बनेगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया कि आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा? सबको समझ में आया? इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम एक वो पोलराइजिंग पावर फेजान रूल पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो कैटायन का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, जब कैटायन का साइज इंक्रीज होता है और एनायन तुमने यहाँ सेम ही रखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हम ये बोलते हैं ना कि कैटायन एनायन को कब पोलराइज करेगा? जब कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैटायन का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है और एनायन का साइज सेम है, तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए ना, तो पोलराइजेशन अगर डिक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये पढ़ा हुआ है आपने? ठीक है, तो इससे भी समझ सकते हैं कि हाइड्राइड्स का आयनिक कैरेक्टर अलोंग द ग्रुप इंक्रीज क्यों होगा। ठीक है, कम इन, गेट बंद कर दो।
और इसमें क्या बताना है आपको हाइड्राइड्स के बारे में? डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेटल का साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उतना वीक होगा, ठीक है। तो बॉन्ड जितना वीक होगा उतना जल्दी ब्रेक होगा, तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसके बारे में आप ये बता सकते हो कि जो मेटल हाइड्राइड है, अब उसमें हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्राइड आयन है, ठीक है। तो वो किसी से रिएक्ट करेगा तो उसको क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर सकता है? उसको H नेगेटिव दे के। रिडक्शन क्या होता है? जब हम किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या उसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरों का रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो मेटल हाइड्राइड्स हैं ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग H नेगेटिव आयन, ठीक है। H नेगेटिव आयन उसको देंगे तो उसका तो रिडक्शन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। और डाउन द ग्रुप है जो रिड्यूसिंग, इनका रिड्यूसिंग एजेंट वाला नेचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। अभी बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो इजीली H नेगेटिव डोनेट कर देगा। और डाउन द ग्रुप मेटल हाइड्राइड की स्टेबिलिटी वैसे डिक्रीज हो रही है, तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड डोनेट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। तो जितने मेटल हाइड्राइड इजीली हाइड्राइड देगा उतना वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट की मतलब रिड्यूसिंग पावर इनकी इंक्रीज होती है, ठीक है, दूसरों को रिड्यूस करने की, ठीक है। और जो ये हाइड्राइड हैं, जैसे कि हम लिथियम हाइड्राइड की बात करते हैं, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो अब देखो सारे ही एल्कली मेटल हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अब इसका फिर एप्लीकेशन क्या है? सारे के सारे मेटल हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस किस काम आएगी? फॉर मेट्रोलॉजिकल बलून्स। मेट्रोलॉजिकल बलून्स किस काम आते हैं? जिसमें जो बड़े बड़े बलून्स होते हैं एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, उसमें क्या रखे होते हैं? वेदर, जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, प्रेशर, उसको डिटरमाइन करने के लिए उस बलून में इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक है। तो उसको फिल करने के लिए ये हाइड्रोजन गैस काम आती है, ठीक है। सो दिस हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग मेट्रोलॉजिकल बलून्स एंड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। मिलिट्री में किस काम आता है हाइड्रोजन गैस? एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल काम आता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। और मोस्टली लिथियम हाइड्राइड को यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, फॉर मेट्रोलॉजिकल बलून्स एंड मिलिट्री पर्पसेस। बोरिंग है ना ये थोड़ा? तो हमने हाइड्रोजन के साथ एक्शन पढ़ लिया एल्कली मेटल्स का, अब वाटर के साथ करेंगे। तो जब एल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे कोई भी एल्कली मेटल ले लें, मान लो हम लिथियम ले लेते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी? हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
कोई भी एल्कली मेटल ले लें वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी। पोटेशियम भी, देखो अब इसमें हो क्या रहा है इन सारी रिएक्शंस में, मेटल की यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, इन सब मेटल की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ये वाटर से रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, हाइड्रोक्साइड बना रही है। हाइड्रोक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, OH पे -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। तो मेटल पे चार्ज कितना है, +1 +1 +1, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल की हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब इन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड रहेगा, इंक्रीज ही होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन कराना है मेटल का, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता जा रहा है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप इन मेटल्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गेट बंद कर दो। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है इनके बेसिक नेचर की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप इनका बेसिक नेचर क्या रहेगा, पहले रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे, एल्कली मेटल में ग्रुप में रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो लिथियम है वो फिर भी कम रिएक्टिव है, लेकिन लिथियम को छोड़ के ग्रुप में जो बाकी एल्कली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मतलब वाटर से और एयर से वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट में क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस दे रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही वो एयर और वाटर से रिएक्ट करती रही तो आग पकड़ने की टेंडेंसी उनकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली एल्कली मेटल्स को किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वाई सोडियम, पोटेशियम एंड अदर एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, विच कैचेस फायर इजीली, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में। कैरोसिन ऑयल से वो रिएक्ट ही नहीं करती, उसमें वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है। और इसमें आप क्या बता सकते हो कि अब ये जो प्रोडक्ट में हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, किसमें डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि डाउन द ग्रुप इन एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर का ट्रेंड क्या रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ये तो ठीक है, लेकिन क्यों होगा, हाँ ये भी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट रीज़न अगर आपको लिखना है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। अब इनमें क्या हो रहा है, ये अच्छा बेस कब होगा, जब ये इजीली हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ये इजीली हाइड्रोक्सिल आयन कब देगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड कब इजीली टूटेगा, जब ये वीक होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड किस केस में वीक होगा, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, मतलब इस मेटल की टेंडेंसी क्या है कि वो, हम जनरल ले लेते हैं, MOH ले लेते हैं, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इस मेटल की टेंडेंसी है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे, ठीक है। और ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा, और वीक होगा तो इजीली ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो ये MOH उतना अच्छा बेस होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर इस रीज़न की वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है। समझ में आया सभी को। एक्शन विद वाटर कर लिया हमने, नेक्स्ट इज एक्शन विद हैलोजेंस। मेटल हैलोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा,
मेटल हैलाइड्स अगेन हम इसमें यही बताएंगे कि डाउन द ग्रुप एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी हेलोजेंस के लिए इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे हम लिथियम वाले की बात करें, हैलाइड्स बना रहे हैं लिथियम के, ठीक है, तो जब इसमें हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे, अब इसमें एल्कली मेटल तो सेम रखी है हमने, ठीक है, तो कैटायन क्या है, सेम है। एनायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कैटायन सेम है, एनायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पोलराइजेशन कब ज़्यादा होती है, जब कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो, तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है। पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है तो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा, LiI, ठीक है, तो LiI सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बता रखी है कि जो LiF है इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। ये इनसोल्यूबल क्यों है वाटर में? वाटर में सोल्यूबल होने के लिए इसको अपना ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि लिथियम का साइज़ भी छोटा है और फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा है। तो हमें पता है स्मॉल साइज़ कैटायन हो, स्मॉल साइज़ एनायन हो, तो वो जो आयनिक कंपाउंड है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है और उसको ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इतनी लैटिस एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है, उसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए फिर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होता, इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। ऑल्सो जो ये मेटल हैलाइड्स होते हैं ये फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं हैलोजन से और कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड तो पता है ना आपको, जहाँ पे एक से ज़्यादा हैलोजन होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मेटल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज़ में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। तो मेटल इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है, ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है एंड इट इज़ कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो जब मेटल X + Y मोल ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करती है तो अमोनिया मॉलिक्यूल इस मेटल को सॉल्वेट करते हैं। ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट होगी, M पॉजिटिव कैटायन में, ठीक है। फिर अमोनिया के मान लो X मॉलिक्यूल्स इससे अटैच हो जाते हैं, MnH3X पॉजिटिव, पूरे कैटायन पे पॉजिटिव, पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक अमोनिएटेड कैटायन, ठीक है। अब इस मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसको Y मोल्स ऑफ अमोनिया सॉल्वेट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन NH3 उससे भी अटैच होते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन।
देखो ये जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हम इस सॉल्यूशन में लाइट डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर जब लोअर स्टेट में आएगा तो ये कलर एमिट करेगा। मतलब इस की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ब्लू कलर होता है। और अब इसमें आयंस हैं, कैटायंस हैं और एनायन है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में करंट भी फ्लो कर सकता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग नेचर का भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी होगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस इसमें नॉर्मल सिचुएशन में है। लेकिन जब तुमने इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो आपस में पेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे तो वो जो है सॉल्यूशन वो पैरामैग्नेटिक ना रह के डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होंगे, ठीक है। अब ये जो मेटल इन अमोनिया सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन किसकी तरह एक्ट कर सकता है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये रिड्यूस कर सकता है। जैसे हमने पहले वो वाली रिएक्शन भी पढ़ी थी कि जब हमें पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के परऑक्साइड बनाने होंगे तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? क्वांटिटेटिव ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑक्सीजन को, ये हम पहले भी कर चुके हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इसको रिड्यूस करेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? सुपर ऑक्साइड में। हमने बनाना क्या है? परऑक्साइड, ठीक है। ये फिर से इसको रिड्यूस करेगा और क्या बनेगा? O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का एक एप्लीकेशन क्या हुआ कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही बताना इतना ही सफिशिएंट है। लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। अब सारे के सारे एल्कली मेटल ही रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सारे के सारे एल्कली मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होता है? लिथियम का, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या डिस्कस करने लग गए? ये एक एक्सेप्शन केस है। देखो, रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब होता है कि मेटल दूसरे को रिड्यूस कर रही है और खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हमने खुद ही पहले बताया कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा इजी होता जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा ही होता है, लेकिन एक्सेप्शनली लिथियम इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि लिथियम इन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है? क्योंकि और इसी वजह से जो लिथियम है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाईएस्ट है सारे अल्कली मेटल्स में से, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज सबसे इजीली होगा, तभी तो दूसरे को सबसे ज़्यादा इजीली रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लिथियम एक्सेप्शनली गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो, उसका क्या मतलब है कि जो मेटल होगी सॉलिड स्टेट में वो किस में कन्वर्ट होगी? मेटल पॉजिटिव एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। अब
तभी हम उसका क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है ये ऐसे डायरेक्ट तो हो नहीं जाती, ये काफ़ी सारे स्टेप्स में होती है। पहले जो मेटल सॉलिड फॉर्म में है ये किस पे कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी। कम इन 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। सॉलिड टू गैस से कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी चाहिए होती है। अब इस गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M पॉजिटिव गैसियस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब M पॉजिटिव गैसियस बन गया, अब हमें उसको एक्वस में कन्वर्ट करना है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, N वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, M पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैसियस मेटल आयन को हाइड्रेट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब वो हाइड्रेशन होती है, क्योंकि न्यू बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन होगा उतनी एंथैल्पी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी है ये तो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो सप्लाई करनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगा, ये भी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये क्या होगी, रिलीज होगी, तो ये नेगेटिव होगी। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। अब क्या होगा, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा वो इसको कॉम्पनसेट कर देगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उतनी वो फर्स्ट 2 वाले स्टेप में जो एनर्जी चाहिए उसको कॉम्पनसेट कर देगी। ठीक है, और लिथियम के केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। ठीक है, यानी ह्यूज नेगेटिव। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एंथैल्पी रिलीज होती है, इतनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होती है कि वो पहले 2 स्टेप में जो हाई सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको कॉम्पनसेट कर देती है। ठीक है, कॉम्पनसेट कर देगी तो लिथियम इजीली M पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। M पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, लिथियम की एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों होती है, क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है सबसे एल्कली मेटल में, और जितना मेटल कैटायन का साइज़ छोटा होता है उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको ज़्यादा सराउंड करेंगे, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ होगी। ये एक्सेप्शन समझ में आया सभी को? ऑफ कर दोगे एक बार? रेड बटन पे क्लिक